नमस्कार साथियों, देव टेस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। राशि क्रम में आज हम सभी 8वीं राशि वृश्चिक की बात करेंगे। इस राशि का संक्रमण परिधि कितना है, कितनी से कितने डिग्रियों तक यह पूरे भूचक्र के इंटायर 360 डिग्री में जाती है, इसके लक्षण क्या हैं, स्वभाव क्या हैं, इनके द्वारा शरीर के किन अंगों का विचार किया जाता है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। सर्वप्रथम यदि इसके संक्रमण काल को देखा जाए तो 360 डिग्री में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विगत 6 राशियों में मेष से लेकर कन्या तक 180 डिग्री और 180 डिग्री के बाद से 360 डिग्री तक जो है बाकी 6 राशियाँ जैसे तुला से लेकर के मीन तक आती हैं। अब आज चूँकि ये 8वीं राशि है तो 30 डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो ये 10 से लेकर के और 240 डिग्री के बीच में इसका संक्रमण काल होता है। लगभग ये अब पोल तो नहीं कह सकते, लेकिन इक्वेटर के नॉर्थ पर ये धीरे धीरे अब राशि क्रम जा रहा है। अब वृश्चिक राशि की स्थिति को देखा जाए तो चूँकि अष्टम राशि है ये और कुंडली का 8वां भाव, महर्षि पराशर ने कई जगहों पर इसके लिए रंध्र शब्द का प्रयोग किया है। रंध्र का अर्थ संस्कृत में ये होता है एक ऐसा खड्डा जो है या एक ऐसा बिल जो बहुत अंधेरों से भरा हुआ हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि अनप्रेडिक्टेबल ये जो है ये साइन होती है। ये इस राशि के विषय में आप कुछ भी बड़ा खुल करके नहीं कह सकते हैं। बड़ी सारी परिस्थितियों को देख करके इस राशि के विषय में कुछ कहा जाता है। क्योंकि वृश्चिक मतलब होता है बिच्छू। सभी को पता है बिच्छू एक तरीके से जलीय जंतु होता है। और 8वां भाव भी एक तरीके से अंधकारमय भाव ही माना जाता है। यहाँ से व्यक्ति के जीवन की स्थिति को देखा जाता है, यानी जीवन कितना होगा, मृत्यु का काल इत्यादि देखा जाता है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल जो है पहले से ही तय कर दिया गया है। अब यदि कभी यहाँ पर राहु का संयोग मिल जाए तो राहु के संयोग मिलने पर ऐसा व्यक्ति बड़ा झूठा होता है। अभी आगे के विषयों में हम देखेंगे कि किन किन प्रभावों को यह राशि करती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये राशि किन नक्षत्रों से मिलकर के बनती है। सबसे पहले विशाखा, चूँकि इसकी पहले की जो राशि थी तुला का आखिरी भाग यानी विशाखा के 3 चरण मिलकर के तुला के आखिरी भाग को बना रहे थे। अब विशाखा का एक जो चौथा चरण बचा हुआ है वो ले लें। इसके साथ साथ अनुराधा के 4 चरण और साथ ही ज्येष्ठा के 4 चरण, यानी विशाखा का 1, अनुराधा के 4 और ज्येष्ठा के 4, ऐसे 9 चरण मिलकर के इन 3 नक्षत्रों के इस एक राशि का निर्माण करते हैं। अब यह 3 नक्षत्रों से जब ये राशि बनी तो इसके 7 तारा, टोटल जो है 7 तारामंडल मिलकर के एक आकृति बनाते हैं वृश्चिक की। और इसका जो उदय काल होता है यह मतलब पीछे से नहीं, आगे से इसका उदय काल होता है। यह पृष्ठोदय ही नहीं है, आगे से मतलब उदय होने का तात्पर्य क्या है कि इसके अंदर जो गुण आएंगे वह तुला के भी कुछ मिले जुले गुण होंगे। ये किन जगहों पर इफेक्ट करेगी ये अभी आगे जानेंगे। तो इन तीनों के स्वामियों को अगर देखा जाए, जैसे वृश्चिक के नैसर्गिक स्वामी मंगल हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लगभग सारे ग्रह सूर्य चंद्र को छोड़ करके 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो जो पहली राशि थी मेष और ये जो 8वीं राशि है वृश्चिक, इन दोनों के ही स्वामी मंगल हैं। तो एक तो मंगल का स्वभाव आप पकड़ के चलिए कि जातक के ऊपर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा। मंगल का प्रभाव इन द सेंस कि व्यक्ति क्रूर होगा, अति उत्साही होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टाइप का व्यक्ति होगा। इसके साथ साथ निर्दयी भी होगा। दया नाम की चीज़ ऐसे लोगों में कम पाई जाती है। और एक तरीके से कहा जाए तो दुष्ट टाइप का यह व्यक्ति इस वृश्चिक के चलते होगा। मेष में ऐसे गुण नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन वृश्चिक में मंगल की युति से ऐसे गुण जरूर देखने को मिलते हैं।
वहीं जो इनके 3 नक्षत्र हैं, जैसे विशाखा के स्वामी बृहस्पति, उनका भी गुण देखने को मिलेगा। उसके बाद अनुराधा, उसके स्वामी शनि, उनके भी गुण देखने को मिलेंगे। और ज्येष्ठा, जिनके स्वामी बुध हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल, शनि, बृहस्पति और बुध, इन 4 ग्रहों का मिला जुला जो स्वभाव होगा वह वृश्चिक राशि में देखने के लिए मिलेगा। सर्वप्रथम आते हैं, इनकी पहचान क्या है। वृश्चिक राशि के जातक प्रायः तरह ऐसा पाया जाता है कि बड़े कृशकाय होते हैं, मतलब दुबले पतले होते हैं, हड्डियां दिखती हैं इनकी, मोटे जल्दी नहीं होते हैं ऐसे लोग, बड़े दुबले पतले होते हैं। वहीं इनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं, आंखें बड़ी बड़ी और लगभग पीलापन लिए हुई होती हैं। मतलब ये जब कभी किसी को देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घूर के देख रहे हैं। डोमिनेटेड आई जिसको कहा जाता है, बड़ा ही इन्फ्लुएंसेज आई होती है जब ये किसी को देख रहे होते हैं, और बड़ी आंखें होती हैं। मतलब यह एक शारीरिक इसका लक्षण है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो नेत्रों से इनकी पहचान की जा सकती है कि शारीरिक इनका विकास कैसा होता है। कृशकाय हैं, दुबले पतले एकदम, और नेत्र, साथ ही साथ जो मसल सिस्टम इनका होता है, ये मसल सिस्टम शुरू से ही ऐसा लगेगा कि काफ़ी एक्सरसाइज ये लोग करते हैं, बड़ा विकसित मसल सिस्टम इनका होता है। शरीर के हड्डियां तक दिखाई देने लगती है, ढांचागत विकास काफ़ी दिखाई इनका देता है। अब आते हैं मित्रों कि इनके जो 4 ग्रहों के स्वभाव हैं ये किस तरीके से असर डालते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मंगल से यह व्यक्ति उग्र दिखाई देगा। मंगल की उग्रता के साथ साथ धृष्टता ऐसे व्यक्ति के अंदर होती, पक्षपाती ऐसे लोग होते हैं। अपने पक्ष का व्यक्ति यदि गलत भी है तो भी उसको सही करार देंगे, दूसरे पक्ष का यदि सही है तो भी गलत करार देंगे। तो ये पक्षपाती टाइप के भी लोग होते हैं। ऊर्जावान बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके अंदर ऊर्जा भरी हुई होती है। लेकिन वृश्चिक आ जाने से धोखाधड़ी में भी ये लोग काफ़ी शामिल होते हैं। और इनके साथ साथ जो आखिरी का बुध है, यदि बुध की भी युति ऐसे लोगों पे आ गई तो ऐसे लोग मंगल और बुध को मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा कामी भी माने जाते हैं। कामुकता इनके अंदर भरी होती है। कई बार एक से ज़्यादा रिलेशनशिप इनको देखने को मिलता है, जो एक्सटर्नल होता है, एक्स्ट्रा अफेयर होता है, ऐसी चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन शनि और बृहस्पति अभी इनमें क्या करते हैं, क्योंकि भाई आखिरी चरण का स्वामी जो है, विशाखा का आखिरी चरण, उसका स्वामी बृहस्पति है। तो बृहस्पति से इनके अंदर कई बार, मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड है, जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरी राशि ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो अनएक्सपेक्टेड ही है। लेकिन कई बार इनके अंदर अत्यधिक दया का भाव देखा जाता है। और वो दया कैसी होती है कि यदि यह किसी के साथ खड़े हैं तो पूरा साथ देते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, डजन मैटर, ये साथ पूरा देते हैं। यह गुण बृहस्पति के कारण आता है। अब शनि जो है, अगर व्यक्ति के जीवन में नक्षत्र शनि का आ जाता है, चरण शनि के आ जाते हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। क्यों? अष्टम भाव का स्वामी भी नैसर्गिक रूप से वृश्चिक राशि ही होती है। यदि 8वें भाव पर बैठ जाए तो क्या कहना, लेकिन अष्टम भाव का संसर्ग इसके अंदर नैसर्गिक तरीके से होता है, नेचुरली होता है। इसलिए चूंकि अष्टम भाव इस विषय के लिए ही देखा जाता है कि आयु काल, जीवन काल कितना होगा, तो जीवन बढ़ा देते हैं। और इसमें सपोर्ट कौन करता है, क्योंकि जीवन का स्वामित्व तो ये आठवां भाव कर रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो दूसरा नक्षत्र है अनुराधा, उसके स्वामी शनि हैं। और शनि की जब भी युति 8वें भाव से होती है या वृश्चिक से होती है तो व्यक्ति का जीवन लंबा हो जाता है। थोड़ा कष्टमयी जीवन जरूर होता है, पर जीवन बड़ा लंबा होता है। ऐसे लोग अपने दाहिने पैर से काफी कष्ट भी पाते हैं इस शनि की ही युति के चलते। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति को यदि देखा जाए कार्य क्षेत्र में, तो मैंने बिजनेस करते तो बहुत कम देखा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब हम लोग मेष राशि की चर्चा कर रहे थे, जिसके भी स्वामी मंगल ही हैं, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार ही करना पसंद करता है। वह कभी किसी के नीचे रह करके काम नहीं कर सकता। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जैसा भी काम हो, लेकिन करेगा वो व्यापार। लेकिन उसकी जो ये दूसरी वृश्चिक राशि है, 8वीं राशि, ऐसे लोगों को प्रायः नौकरी करते हुए देखा गया है। यह व्यापार में उतने सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि व्यापार के जितने सारे गुण होने चाहिए वो सारे गुण इसमें उपलब्ध नहीं होते हैं। यह नौकरी में
हायर पोजीशन तक जा सकते हैं, बहुत ऊंचे तक जा सकते हैं। जिस जगह से ये आए हैं, जहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई है, जब ये कुछ सालों बाद ये अपना अगर एक तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो इनको दिखेगा कि वो बड़ी जल्दी बहुत ऊंचे पद तक पहुंच गए, या किसी बहुत बड़े संस्थान में इनका बहुत अहम रोल होता है जो ये निभाते हैं। तो ये वृश्चिक के चलते होता है। वृश्चिक राशि ये सहयोग इनको करती है। तो ऐसे लोग यदि नौकरी करते हैं तो उसमें वृद्धि निश्चय ही संभव होती है। तीसरी बात, आगे फिर बढ़े कि अब यहाँ पर जो आखिरी का बुध है, ज्येष्ठा का स्वामी बुध है। बुध प्रवीण ज्ञान देता है, तीक्ष्णता। मैंने आपको पहले भी बताया था, शार्पनेस आती है बुध की वजह से। और जब बुध और शनि की युति कभी यदि हो जाए तो जीवन काल तो बढ़ता ही है, पेशेंस लेवल भी आ जाता है शनि की वजह से, कि ये इंतजार करते हैं कि हाँ चलो होगा, सही होगा, कभी होगा। और 100% ईमानदारी इनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन मैंने बात की बुद्ध की तीक्ष्णता की, कि यह अपने तीक्ष्ण रूप से, तीक्ष्ण बुद्धि से ये पहले ही समझ जाते हैं कि मैं क्या ऐसा करूंगा जिससे लोगों के ऊपर मेरी बातों का या मेरे कार्यों का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये करते कम दिखाते ज्यादा हैं। ये शो ऑफ बहुत करते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया, करते कम हैं, दिखाने की प्रवृत्ति इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं वह कभी भी यदि अपने कुंडली में विचार करवाएं तो इन 3 जो नक्षत्र हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इनके भी स्वामियों के साथ साथ मंगल का अनुसरण करें। और यह भी देखें कि कुंडली में जो अष्टम भाव है, 8th हाउस है, उसकी स्थिति क्या है। फिर इसका प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत, मतलब लगभग 70 to 80% किया जा सकता है। लेकिन 100% इनका प्रेडिक्शन, जैसा कि मैंने कहा कि महर्षि पराशर ने खुद कहा है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसके विषय में आप बहुत सारी बातें खुल के नहीं बता सकते, क्योंकि अंधेरे में रहने वाली ये राशि है। अच्छा, एक बात और कर लें कि जैसा कि मैंने बताया कि ये शीर्षोदय राशि है, यानी सिर की तरफ से उदित होती है। और एक बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि जहां लगभग हर राशियों का जो कार्यकाल होता है वह लगभग 2 घंटा उदित काल होता है, इसका 2 घंटे से ज़्यादा होता है। कई बार 2.5 घंटे भी देखा गया है कि 2.5 आवर जो है इसका उदय काल होता है। ये राशि बड़ा लंबा चलती है। तो अगर ये शीर्षोदय है यानी पूर्व से उदित हो रही है, और जिनका भी जन्म विशाखा के आखिरी चरण में हुआ है या अनुराधा के शुरुआती चरण में हुआ है, तो उनके लिए यह राशि बड़ी फलदायी मानी जाती है। अन्य किसी में भी होगा तो स्वामित्व तो यही करेंगे, लेकिन उतना फल यह नहीं दे पाती है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हमें क्या मिलेगा कि 4 ग्रहों को देखना, उसके स्वामी यानी वृश्चिक के स्वामी मंगल, फिर विशाखा के बृहस्पति, अनुराधा के शनि, ज्येष्ठा के बुध, इन 4 ग्रहों के साथ साथ अष्टम भाव की स्थिति क्या है, वृश्चिक राशि की स्थिति क्या है, इन सबको देख करके फिर ये बताया जा सकता है कि ऐसे जातकों के लिए क्या चीज़ें लाभदायी हैं। अब आते हैं हमारे किन अंगों पर इसका प्रतिनिधित्व होता है। तो देखिए मित्रों, शरीर में जैसा कि तुला राशि के भी नक्षत्र सारे लगभग वही होते हैं, और उसका आखिरी नक्षत्र इसमें अगर आ जाता है, इससे जुड़ जाता है, तो वो भी उन्हीं अंगों का प्रतिनिधित्व करता है, कुछ एक चीज़ें छोड़ करके। जैसे हमारे इंटरनली जननांग जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसका बहुत बड़ा यदि कोई कारक होता है तो वह वृश्चिक राशि ही होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो ज्वाइंट्स हैं, और ज्वाइंट भी कहाँ पर, तो ज्वाइंट आपको वही अवस्थी स्थल, यानी आपका जो बैली बटन है, नाभि स्थल है, उससे लेकर जंघा के बीच में, तो कौन सा आ रहा है, तो आपके जंघे की हड्डी, और वो हड्डी जो है आपके जो ऊपर के स्ट्रक्चर के साथ जहाँ जुड़ी होती है, उस ज्वाइंट को पेल्विस कहते हैं। उस पेल्विस का जो है निर्धारण वो करती है। जैसे कई बार ये होता है कि प्रोटीन की मात्रा यदि बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो हड्डियां दर्द करने लगती हैं, लेकिन वो हड्डियां पेल्विस वाली जगह की ही ज़्यादा दर्द करती हैं, ज़्यादा दिक्कत वहीं आती है। तो उसका भी स्वामित्व यदि कोई करता है तो वह वृश्चिक राशि ही कर रही होती है। वृश्चिक राशि को स्वामित्व ही इन्हीं स्थानों का मिला हुआ है। मैंने जैसा पहले कहा कि महर्षि पराशर ने इसे यदि रंध्र कहा है यानी गुप्त कहा है, तो यह गुप्तांगों की, जननांगों की ही जानकारी का यह स्थान होता है, यह राशि होती है।
इन्हीं जगहों का ये नेतृत्व करती है। तो यदि किन्हीं को भी ऐसी जगहों पर दिक्कत है तो वह तुला राशि को तो देखें ही देखें, तुला के स्वामी शुक्र को भी देखें, लेकिन साथ ही साथ वृश्चिक और मंगल की भी अवस्था को देखना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में यह दोनों ग्रह यानी शुक्र और मंगल और दूसरा वृश्चिक और तुला, इनकी स्थिति कैसी हुई है। यदि स्ट्रांग है तो ऐसी जगहों से दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसी जगहों से यदि दिक्कत आ रही हो तो इनका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अब आते हैं मित्रों कि ऐसे इन राशियों और ग्रहों का उपाय क्या है, निवारण क्या है। तो स्वामी मंगल हैं, तो मंगल हैं तो भगवान हनुमान जी की पूजा करें, भगवान राम की पूजा यदि करें, सुंदरकांड का पाठ यदि आप करते हो, संकट मोचन का पाठ यदि आप करते हो और यदि निरंतरता में है, प्रतिदिन आप करते हैं तो यह बड़ी लाभकारी होती है। साथ ही साथ चूंकि तुला के कुछ गुण आ रहे हैं तो देवी दुर्गा की उपासना करना बड़ा उत्तम माना जाता है। देवी दुर्गा की उपासना से तो देखिए शुक्र और मंगल यह दोनों ही प्रभावी होते हैं। अब इसके जो और आगे की बातें हैं, जैसे देवी की उपासना के लिए कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे शुक्र के साथ साथ वो मंगल के लिए प्रभावी नहीं है। सप्तशती में एक जगह आया है कि भौमावस्याम निशाम मग्रे चंद्रे सदविकाम गते, यदि मंगलवार के दिन अमावस्या आ जाए और चंद्रमा सतभिका नक्षत्र पर हो, यदि ऐसे समय पर देवी की उपासना की जाए तो हजारों लाखों गुना ज़्यादा फल मिलता है और सिद्ध भी होता है। तो इसीलिए मंगल की भी यदि स्वामिनी कोई है तो साक्षात जगदम्बिका है, उसकी उपासना की जाए। रत्नों में यदि देखा जाए तो मंगल से संबंधित रत्न जैसे कि मूंगा, यदि आप मूंगा धारण करते हैं और स्थिति वही होनी चाहिए कि 10 किलो पर एक रत्ती, आपका बॉडी वेट जितना है उसमें 10 किलो पर एक रत्ती का हिसाब लगा करके उस हिसाब से मूंगा को आप अपने अनामिका उंगली में सोने में धारण करेंगे यदि, तो इससे लाभ होगा। वृश्चिक राशि आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। तो यदि समराइज किया जाए तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इससे जुड़ी सारी चीज़ें समझ ली होंगी कि यदि आपको इसके निवारण के लिए इसमें कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले तो अपने जन्म का नक्षत्र जानें, नक्षत्र क्या है, उसका स्वामी देवता क्या है, उस नक्षत्र का स्वामी देवता, फिर इस वृश्चिक राशि का जो स्वामी देवता है उसे देखें और उन दोनों का उपाय करें। और उपायों में वही है भगवती दुर्गा की उपासना करें, या फिर आप रत्न यदि धारण करना चाहते हैं तो मूंगा को धारण करें, आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा मित्रों, यदि इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आते हों तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़ती रहे और हमारे प्रयासों में और उत्साह आए, क्योंकि आपके दिए हुए कमेंट, आपके दिए हुए विचारों से ही हमें ये सब्जेक्ट मिलता है कि अन्य किन विषयों पर हमें बात करनी है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप इस चैनल को अपना सपोर्ट देते रहें। नमस्कार।